नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोशन दीवार पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन लेके आया हूं और मेरी आज की डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रिक्शनल फोर्सेस के ऊपर आधारित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30। ये देखिए कितनी तेज रोल करना स्टार्ट करने की कोशिश करूं, ये नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही इसे रोलिंग ओरिएंटेशन में रखेंगे, ये देखिए मैंने ऐसे करके रखा तब भी तो ये मूव कर रहा है। ऐसे रखो, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मूव कर। आज की डिमॉन्स्ट्रेशन में हम ये वेरीफाई करेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद हम रोलिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारी आज की डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रिक्शनल फोर्सेस को लेके है, तो इसलिए ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडी के सरफेसेस के इंटरफेस के बीच में एक्ट करती है। वो भी कब? जब हम उनमें से किसी एक बॉडी को मूव कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मूव नहीं करते। और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? जब हम उन दो बॉडीज में से किसी एक बॉडी को मूव कराने की कोशिश करते हैं और बॉडी मूव करना शुरू कर जाती है, और जब वो मूव कर रही होती है उसके मोशन को जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करती है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में इनको जानते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास जो एक टेबल है और जो एक रानी जूस का कैन है। जब तक मैं कैन को या फिर टेबल को मूव कराने की कोशिश नहीं कर रहा, तब तक कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स कैन और टेबल के सरफेसेस के इंटरफेस में एक्ट नहीं करेगी। इस समय ना तो मैं कैन को और ना ही मैं टेबल को मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों में से किसी भी एक बॉडी पे मैं फोर्स नहीं लगा रहा कि वो मूव करें, तो इस समय कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स इन दो बॉडीज के सरफेसेस के इंटरफेस में एक्ट नहीं कर रही। इस समय जब मैं इनको मूव नहीं करा रहा, कोई भी इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा कि वो मूव करें, इस समय सिर्फ दो फोर्सेस इस कैन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। एक वेट ऑफ द बॉडी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक नॉर्मल फोर्स जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है। वो ये टेबल इस कैन के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको मूव कराने की कोशिश करता हूँ, इसको फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, मैं इसको खींचता हूँ इस डायरेक्शन में, लेकिन जब मूव नहीं कर रही, मैं खींच रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं कर रही, इस समय जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो फोर्स कहाँ जा रही है? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब कभी भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट होती है। तो इस समय मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो कहाँ जा रही है? वो इसको एक्सेलरेट क्यों नहीं कर पा रही? क्यों? क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस तरफ। मेरी फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही है जो इसको मूव नहीं होने दे रही, क्योंकि बॉडी इस समय रेस्ट पे है। जब तक ये कैन रेस्ट पे रहेगा लेकिन मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं ताकि ये मूव करे, उस समय तक जो फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडी के सरफेसेस के इंटरफेस में एक्ट होगी, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब मैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को मुझे ओवरकम करना पड़ेगा ताकि ये मूव करे, तो मैं थोड़ा सा फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से इंक्रीज कर जाएगा तब बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए अब ये बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि ये एक्सेलरेट नहीं हो रही। अब क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स लगाने से बॉडी एक्सेलरेट होनी चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। तो ये एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रही? जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका इफेक्ट कहां जा रहा है? मेरी फोर्स के अपोजिट इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है जब बॉडी मोशन में होती है। अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। जब कोई बॉडी स्लाइड नहीं करती, वो रोल करती है, और रोल करते वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स
बॉडीज के सरफेसेस के इंटरफेस में एक्ट होती है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये थी हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम आते हैं अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, इसमें हमने ये शो करना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो रोलिंग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से काफ़ी अधिक रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो रोलिंग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से काफ़ी अधिक रहता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंटर है इसको मैं रब करूंगा इस हैंकी के साथ। सपोज कीजिए मैं पहली बार 30 टाइम रब करता हूँ और 30 टाइम रब करने से n कूलम चार्ज इंड्यूस होता है। अब n कूलम जो चार्ज इंड्यूस होगा उससे m न्यूटन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट होगी इस कैन के ऊपर। ओके, और मैं देखूंगा कि जब इस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है m न्यूटन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कैन और पॉइंटर के बीच में एक्सर्ट होगी, क्या उससे कैन मूव करता है। ओके, ऑब्जर्वेशन एक हो जाएगी। दूसरी बार भी मैं क्या करूंगा, इसको 30 टाइम रब करूंगा। 30 टाइम रब करूंगा तो पहले जितना ही चार्ज इंड्यूस होगा n कूलम, अप्रॉक्सीमेटली n कूलम भी आप कह सकते हो। अब n कूलम चार्जेस से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन और पॉइंटर के बीच में एक्सर्ट होगी वो कितनी होगी, m न्यूटन। तो इस बार मैं देखूंगा कि क्या m न्यूटन फोर्स एक्सर्ट होने से जो कैन है वो रोल करता है। ऑब्जर्वेशन ले लूंगा। 30 बार रब करेंगे। पहले मैं रोलिंग ओरिएंटेशन में रख लेता हूं इसको। ओके, ये रोलिंग ओरिएंटेशन में रख लिया। 30 बार रब करेंगे और दूसरी बार भी 30 बार ही रब करेंगे जब उसको हम स्लाइडिंग ओरिएंटेशन में रखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। रेडी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखिए कितनी तेज रोल करना स्टार्ट कर गया। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। 30 बार रब किया, n कूलम चार्ज इंड्यूस हुआ, m न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हुई और कैन रोल करना शुरू कर गया। अब फिर से, हालांकि ये पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन मैं बिना इसे डिस्चार्ज किए ही इसको फिर से चार्ज कर लूँगा। 30 बार रब करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखिए मैं बिल्कुल इसके पास ला रहा हूं लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, स्लाइड नहीं कर रहा। ऐसे करके रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जो सरफेस है ये कम है, पहली दफ़ा ऐसे था तो सरफेस काफ़ी ज़्यादा है, इतना वाला सरफेस, ये सारा सरफेस और ये सारा सरफेस, इसके ऊपर जो पोलराइजेशन हो रही है चार्ज की उसकी वजह से जो मूव कर रहा है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे करके भी रख रहा हूँ और ऐसे करके भी रख रहा हूँ। लेकिन अगर पोलराइजेशन हो रही है चार्ज की, इस केस में अगर कम हो रही है, कम सरफेस एक दूसरे के सामने है, तो इसलिए मैंने उसे वर्टिकली भी रखा और 30 की बजाय मैं 40 50 100 बार भी ऐसे कर दूंगा और इसको मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों ओरिएंटेशन में रखूं और इसको मूव कराने की कोशिश करूं, ये नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही इसे रोलिंग ओरिएंटेशन में रखेंगे, ये देखिए मैंने ऐसे करके रखा तब भी तो ये मूव कर रहा है। ऐसे रखो कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए मूव कर रहा है, ऐसे रखिए, आप बेशक इसको ऐसे रखिए, ये देखिए, है ना। तो सरफेस एक दूसरे के सामने कितनी है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और हमें यह मिला 2 ऑब्जर्वेशन में कि जब हमने रोलिंग ओरिएंटेशन में इस कैन को रखा है तो m न्यूटन फोर्स अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स विच इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर अगर एक्सर्ट कर रही है तो ये रोल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब स्लाइडिंग ओरिएंटेशन में रखा है तो ये स्लाइड नहीं कर रहा।
तो इससे जो कंक्लूड होता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो रोलिंग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से काफ़ी अधिक रहता है। अब मैंने आपको बोला था कि हम रोलिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, तो डीप में स्टडी करने के लिए अब मैं इसको रोल कराऊंगा, सिर्फ रब करके, जहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा के रोल नहीं कराऊंगा। अब इसको छोड़ देते हैं, अब हमें रोलिंग को स्टडी करना है। अब हमें ये नहीं देखना कि रोलिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो हम बात कर चुके हैं। अब हमें इसे रोल कराना है, और रोल कराते वक्त आपने जब ये रोल कर रहा होगा आपने इसको बड़े ही ध्यान से देखना है। ये जो मैंने स्पोक्स जो लाइन ड्रा की है साइकिल के पहिए की स्पोक्स की तरह, जिनमें थोड़ा थोड़ा गैप रखा है, इन लाइंस को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है जब ये रोल कर रहा होगा। कहाँ कहाँ से देखना है? एक तो आपने नीचे से देखना है, यहाँ से ये कैन टेबल की सरफेस के टच में है, और दूसरा आपने ऊपर से देखना है, बिल्कुल उसके अपोजिट जो पॉइंट होगा ऊपर, वहाँ से आपने लाइंस को देखना है। और जो चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे उसे आपने नोट करना है। मुझे भी बता सकते हो, आप बता तो नहीं पाओगे, कमेंट करके बता देना। और उसके बाद जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा था, क्या ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा था। तो रोलिंग देखिए ध्यान से, जो चीज़ आपको ऑब्जर्व हो रही है उसको थोड़ा सा अपने माइंड में लाइए और कमेंट कर दीजिए। आप अगर इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो जो नीचे, जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो सरफेस टच में रह रही है इस टेबल के नीचे से, अगर आप लाइंस को देखते हैं तो वो लाइंस के बीच में जो गैप है आपको क्लियर नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, नीचे वाली लाइंस के बीच में जो गैप है आपको क्लियर नजर आ रहा है, ऊपर वाली लाइंस के बीच में जो गैप है वो आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा, वो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, वो लाइंस ही धुंधली नजर आ रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? नीचे गैप क्लियर और लाइंस क्लियर, ऊपर गैप दिख नहीं रहा, लाइंस भी नहीं दिख रही, धुंधला धुंधला है सब कुछ। ये क्यों है? क्योंकि जो जहां से आपका कैन टेबल की सरफेस के टच में है, उस लाइन के लॉन्ग जितने भी टेंजेंशियल पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंट्स पे जितने भी पार्टिकल्स हैं जो कि इस कैन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो सारे पार्टिकल्स एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेस्ट पे रह रहे हैं। जो पार्टिकल, जो टेंजेंशियल पार्टिकल्स टेबल के कांटेक्ट में आते जा रहे हैं, वो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे रेस्ट पे रह रहे हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके अपोजिट जो पार्टिकल्स हैं, उनकी एक सर्टेन वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है। अगर आप मैथमेटिकली इसको स्टडी करें, रोलिंग मोशन जो कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन को कंबाइन करके बनता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो टेंजेंशियल पॉइंट्स हैं जो सरफेस के टच में है, टेबल की सरफेस के टच में है, उनकी अगर आप वेलोसिटी देखो मैथमेटिकली भी और ऐसे भी, तो उनकी वेलोसिटी 0 आती है। और जो पॉइंट सेंटर में है, जहाँ पे ये सारी स्पोक लाइंस मिल रही हैं, उसकी वेलोसिटी अगर b आप लेते हो, उसकी भी कुछ वेलोसिटी रहती है। अगर उसकी वेलोसिटी आप b लेते हो, तो जो पॉइंट ऊपर है सबसे बिल्कुल अपोजिट, कांटेक्ट वाले पॉइंट्स के बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स हैं जो, उन पॉइंट्स की वेलोसिटी 2b रहेगी। सेंटर वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी अगर v है तो ऊपर वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी 2b रहेगी, और नीचे वाले पॉइंट्स टेंजेंशियल पॉइंट जो कि सरफेस, टेबल की सरफेस के टच में आ रहे हैं, उन पॉइंट्स की वेलोसिटी 0 रहेगी। हर एक वो ग्रुप टेंजेंशियल पॉइंट्स का जो सरफेस के टच में आता जा रहा है, और जब वो सरफेस के टच में आ रहा है, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप उनकी वेलोसिटी देखते हो तो वो 0 रहती है। इसका मतलब आपका जो कैन है उसके टेंजेंशियल पॉइंट रेस्ट पे रह रहे हैं, रेस्ट पे रह रहे हैं एक इंस्टेंट के लिए। और अगर वो रेस्ट पे रह रहे हैं, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे रहती है, उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो
रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक खास तरह की स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसीलिए तो भाई इस कैन को जब मुझे स्टार्ट करना था तब भी तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही थी कुछ इंस्टेंट के लिए, जब तक वो कैन स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी कम थी। तो ये थी हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन। जिस आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करती है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करती है नॉर्मल फोर्स के, और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करती है नॉर्मल फोर्स के। तो जब ये तीनों तरह की फोर्सेस नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करती है, और अगर एक बॉडी आपने ली है सेम बॉडी, उसको ही आप रोल कराते हो, उसको ही आप स्लाइड कराते हो, तो सेम बॉडी के लिए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो सेम रहेगी अगर बाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है। तो जब वो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू सेम रहती है सेम बॉडी के लिए, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग क्यों रहती है? वो इसलिए कि सिर्फ नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती आपकी स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन। बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है। एडहेसिव फोर्सेस भी स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में अपनी कंट्रीब्यूशन देती है। उसके साथ साथ आपका एरिया इन कांटेक्ट कितना है, ज़्यादा है कम है। जब वो स्लाइडिंग ओरिएंटेशन में रखा है तो एरिया इन कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। जब आपने रोलिंग ओरिएंटेशन में रखा है तो सिर्फ आपका टेंजेंशियल लाइन के अलोंग जितने पॉइंट्स आएंगे सिर्फ वही पॉइंट आपके सरफेसिस के कांटेक्ट में है। तो रोलिंग में काफ़ी कम एरिया कांटेक्ट में है, स्लाइडिंग में काफ़ी ज़्यादा एरिया कांटेक्ट है। रोलिंग में डिफॉर्मेशन की वजह से कंट्रीब्यूशन रहती है रोलिंग फ्रिक्शन को, और स्टैटिक में डिफॉर्मेशन की वजह से तो रहती ही रहती है, उसके साथ साथ इंटरलॉकिंग, कैचलिंग, उसकी वजह से भी कंट्रीब्यूशन रहती है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को। रफनेस और स्मूथनेस सरफेस की कैसी है, उसकी वजह से भी स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम ज़्यादा रहती है। ज़्यादा स्मूथनेस करने से भी कोल्ड बेल्ट हो जाता है। तो काफ़ी कुछ है फ्रिक्शनल फोर्स को लेके जानने लायक। अगर हम उसको डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो शायद ही मैं आज की इस वीडियो को कंक्लूड कर पाऊँ। तो आशा है आज की ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपको अच्छी लगी होगी, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उनसे आपने कुछ ना कुछ जरूर गेन किया होगा। तो अगर आज की ये डिमॉन्स्ट्रेशन और आज की मेरी डिस्कशन कुछ ना कुछ आपने सीखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। इसी तरह की और बहुत सारी डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स और साइंस बेस्ड लेसन लेके मैं आपके लिए आपको इसी चैनल पे मिलता रहूँगा। तो इसलिए एक बार फिर से कह रहा हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब कर लीजिए ना यार, कर दीजिए। अब तब तक जाऊँगा नहीं जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे। सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और लगे हाथों बेल आइकन पे भी टैप कर लीजिए। क्या जा रहा है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो देख लोगे सबसे पहले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।